हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 12, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं जैसे जीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कुल मिला के आज हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। और छोटे छोटे पार्ट्स हैं, हालांकि हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, और कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर हमारा एग्रीकल्चर वाला जो कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। पहले देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। देखो, अपना जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन के बारे में दे रखा है। उसमें तीन चीज़ें दे रखी हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में दे रखा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था भारत में, कब आया था ग्लोबलाइजेशन? 1991 में भारत में ग्लोबलाइजेशन आया था। 1991 में भारत सरकार ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे। उन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के दौरान क्या हुआ, हमारा देश जो है, इंडिया जो है, वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। मतलब हमने अपने देश की इकोनॉमी को बाकी देश की इकोनॉमी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके दौरान क्या देखने को मिला, बहुत सारी एमएनसी कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है इंडिया में आने लगती हैं, इंडिया की कंपनी बाहर जाने लगती हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो इस चीज़ का हमारे एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा? जब भारत देश दुनिया के बाकी देशों से कनेक्ट होने लगा, भारत की कंपनी बाहर जाने लगी, बाहर की कंपनी भारत में आने लगी, तो इसका इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पर क्या रहा। खैर, पहले हम देखेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले 1947 से पहले की क्या कंडीशन थी, फिर हम बाद की कंडीशन देखेंगे। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1991 में भारत में ग्लोबलाइजेशन हुआ है, कि 1991 से पहले तो भाई भारत के विदेशों के साथ कोई संबंध नहीं हुआ करते थे। डेफिनेटली भारत के एंशियंट टाइम से, आज से हज़ारों साल पहले से भारत का जो ट्रेड है यूरोप के साथ और कई सारे अरब कंट्रीज के साथ पहले से हुआ करता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी ग्लोबलाइजेशन हमने किया है। तो ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्टिंग फ्रॉम टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन के टाइम से। अब कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, जब अंग्रेजों ने भारत में रूल करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम को हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। इंडिया को इंग्लैंड ने क्या बना लिया था, एक अपनी कॉलोनी बना लिया था। तो जो ब्रिटिश रूल है उसको हम कई बार कॉलोनियल रूल के नाम से भी बोल देते हैं। तो जैसे ही भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था, उस पीरियड को हम बोल रहे हैं कॉलोनाइजेशन। तो उसी टाइम से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। आप यहाँ पे ये बुक कहना चाह रही है, क्योंकि अंग्रेजों को टाइम पे आपने देखा होगा, अंग्रेज भारत से रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट को यहाँ पर लाकर बेचते थे। In the 19th century, when European traders came to India, at that time too, Indian spices were exported to different countries of the world, and farmers of the South India were encouraged to grow these crops. तो मतलब जब यूरोपियंस भारत में आए थे 19th सेंचुरी में, तो उस समय भी हमारे भारतीय जो मसाले हैं, ध्यान रखना, भारतीय मसाले वर्ल्ड में फेमस हैं भाई, है ना। तो भारतीय मसाले पहले से ही हम मतलब क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारे देश से विदेशों में भेज रहे थे। और साउथ इंडिया में आपको पता है मसाले बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। जो साउथ इंडिया में जो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का प्रोडक्शन होता है। तो साउथ इंडिया के फार्मर्स को बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया जाता था कि भाई आप मसाले उगाओ, क्योंकि इनको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाकी कंट्रीज के लिए। आज भी आप देखो, आज भी हमारा जो एक्सपोर्ट है, इसका इंपॉर्टेंट आइटम है हमारा स्पाइसेस, ठीक है। तो स्पाइसेस मतलब मसाले। और ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू द ब्रिटेन एज ए रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आपको पता होगा उस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी रॉ मटेरियल की। तो इंग्लैंड वाले नालायक क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को कहाँ ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाते थे, और इंग्लैंड से फिनिश प्रोडक्ट को कहाँ पर लाते थे, इंडिया में लाते थे। मतलब अब अपने देश में ही मतलब प्रोडक्शन करते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि चलो भारत में कंपनी लगा देते हैं, भारत के लोगों को नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं सोचा। यहाँ इंडिया को वो बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इंडिया को एज ए रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, साथ ही साथ में इंडिया को एक मार्केट की तरह भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो ध्यान रखना, अंग्रेजों के टाइम पर क्या करते थे अंग्रेज, भारत से जो कॉटन है इसको कहाँ ले जाते थे, इंग्लैंड में ले जाते थे। वहाँ पर मशीनें लगी हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुकी थी, और वहाँ पे जो कपड़ा बन जाता था तो उसको वापस कहाँ पर लाते थे, भारत में लाते थे। तो इंडिया का डबल तरीके से एक्सप्लोटेशन कर रहे थे। एक तो इसको रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करना, दूसरा यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट को लाकर बेचना। इससे क्या हुआ, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उनको मतलब क्या देखना पड़ा, बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि मशीन से जो बना हुआ कपड़ा था इसकी कॉस्ट कम हुआ करती थी। इसलिए इंडिया में इंग्लैंड के कपड़े की डिमांड बढ़ गई, इंडिया के कपड़े की डिमांड कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आपको देखने को मिलेगा इंडियन फैक्ट्री जो है वो धीरे 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 बंद होने
होने लगती हैं। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर ज्योग्राफी के साथ आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कई सारी चीज़ें मिक्स करके चल रहा हूँ, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से डेवलप करनी है, सो दैट कहीं से भी कुछ भी चीज़ आ जाए आप फोड़ दो उसको। अच्छा, अब इंग्लैंड में दो जगह दे रखी है, मैनचेस्टर और लिवरपूल। ये शहर देख सकते हो, मैनचेस्टर और लिवरपूल, ये दो शहरें कहाँ के शहर हैं? ये इंग्लैंड के शहर हैं। यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फ्लोरिश करती हैं। किस लिए फ्लोरिश कर पाती हैं? क्योंकि इनको जो रॉ मटेरियल पहुँच रहा था मैनचेस्टर और लिवरपूल को, ये रॉ मटेरियल, अच्छी क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल का जो कॉटन है, ये इंडिया से वहाँ पर पहुँच रहा था। तो ध्यान रखना, दो शहर मैनचेस्टर और लिवरपूल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी तरह से फ्लोरिश करती हैं, मतलब फलती फूलती हैं, बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन, ठीक है। और अंग्रेजों के टाइम पे आपने ये एक मूवमेंट के बारे में भी सुना होगा, चंपारण मूवमेंट, जो कि बिहार में 1917 में हुआ था। इसमें गांधी जी ने यहाँ पे भाग लिया था। यहाँ के जो किसान थे उनको ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। नील को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिगो की खेती करवाई जाती थी, और यहाँ पर ज़बरदस्ती खेती करवाते थे किसानों से, सोचो। और उनको बोलते थे आप फूड ग्रेन करो ना करो, मगर आपको क्या करना है, नील की खेती जरूर करनी है। आप तो सोचो यार, मतलब ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे हैं। खाने की जो फसलें हैं जैसे गेहूँ चावल, उनको नहीं करने दे रहे हैं, तो किसान बेचारे भूखे मरेंगे, ठीक है, उनकी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो ज़बरदस्ती ये सिस्टम चल रहा था। तो इसी के विरोध में आपको देखने को मिलेगा महात्मा गांधी जी एंट्री मारते हैं यहाँ पर, चंपारण में है, और चंपारण में इनको विजय मिलती है, मतलब एक ही बार में सत्याग्रह इनका सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये चीज़ हमने हिस्ट्री में भी देखी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या सिनेरियो देखने को मिलता है? देखो भैया, देश जब आज़ाद हो चुका था, तो मैंने अभी बताया था आपको 1991 में भारत सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, साथ ही साथ में हमारे पीएम हुआ करते थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। तो उस समय की जो सरकार थी 1991 में, उन्होंने भारत में कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए। रिफॉर्म्स का मतलब बदलाव लेकर आए, जिनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उनमें से 3 रिफॉर्म थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो अंडर ग्लोबलाइजेशन आफ्टर 1990 द फार्मर्स इन द इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस। अब देखो, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारे इंडियन फार्मर्स को कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब तक उनके सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, मगर अब उनको कॉम्पीट करना पड़ेगा, पूरी दुनिया के किसानों से कॉम्पीट करना पड़ेगा। डेस्पाइट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस, अवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड। तो कुल मिला के यहाँ पे किसी ज़माने में इंडिया बहुत अच्छा एक्सपोर्टर हुआ करता था, बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करता था, फिर भी भारत जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे क्या नहीं कर पा रहा था, कम्पीट नहीं कर पा रहा था। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से। ये है ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है? कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, ये समस्या थी। अब एक नेगेटिव पॉइंट दे रखा है ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता ही होगा, व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया था ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से। और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इंडिया में कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन से फ़ायदा आपको पता है 3 जगह पे ज़्यादा हुआ था। एक तो पंजाब में हुआ था, हरियाणा में हुआ था, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया बन जाता है सेल्फ सफिशिएंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन। उससे पहले हमारी हालत बहुत बुरी हुआ करती थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बढ़िया नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सबसे पहला तो जो प्रभाव पड़ा वो लैंड डिग्रेड हो गई, मतलब लैंड की क्वालिटी खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या करते थे, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से ज़मीन खराब हो गई। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती थी। इरीगेशन के लिए अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते थे। तो इससे क्या हुआ, नीचे जो जलाशय होते हैं, एक्वाफर्स का मतलब जलाशय, जो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं जहाँ से पानी निकलता है, वो जलाशय सूखने लग गए, बायोडाइवर्सिटी खत्म होने लग गई। क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट को कट करने लग गए, तो जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने लगा, एक्वाफर्स ड्राई हो गए, ज़मीन डिग्रेड हो गई। ये नुकसान देखने को मिलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। एक चीज़ छोटी सी दे रखी है अपनी बुक में ही, जीन रेवोल्यूशन। जीन रेवोल्यूशन, अब बेटा जीन आप जानते ही होंगे, साइंस का टर्म है जीन। साइंस में आपने सेल पढ़ी होगी। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर DNA होता है, और DNA के अंदर पाए जाते हैं जीन। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारी बॉडी के अंदर सेल होती हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर DNA होता है, और DNA के अंदर होता है जीन। और यही जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने में। इसी
पर एक हमारा साइंस में चैप्टर है हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन, हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन। इसी जीन पर एक साइंस बन गई है जिसका नाम है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के पप्पा हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो ये उसी जीन की हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। और जीन से संबंधित जो इंजीनियरिंग है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज द पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स। तो देखो जीन की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, आज की डेट में आपने देखा होगा किसान जब खेती करते हैं तो वो नॉर्मल सीड का इस्तेमाल नहीं करते, वो हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करते हैं। हाइब्रिड सीड क्या होता है, जो 2-3 चीज़ों की प्रॉपर्टी को मिलाकर बनाया जाता है जिससे यील्ड बहुत ज़्यादा निकलती है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड सीड। तो हाइब्रिड सीड कई जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये बाजरे की थैली दिखा के पायोनियर ब्रांड है, ये स्पीड की ब्रांड है, हाइब्रिड पैडी की, ये क्लू की। तो ये सीड कैसे होते हैं, आपने सुना होगा जो अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया था, तो वो यही हाइब्रिड सीड है जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये हाइब्रिड सीड्स कैसे बने, ये बने भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स डेवलप हुए थे, उसमें सबसे बड़ा रोल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। आज की डेट में जीन रेवोल्यूशन एक कीवर्ड बन गया है एग्रीकल्चर में, जो प्रोडक्शन आपको देखने को मिला है एग्रीकल्चर में, जो रेवोल्यूशन आई है ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, जीन रेवोल्यूशन की वजह से आई है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर की रेवोल्यूशन है इसका जो आधार है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर फसलों को कि नई नई ऐसी मतलब स्पीसीज डेवलप की जाती है जो ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये बाजरे की थैली, ये कृष्णा बीज विश्वास का प्रतीक, ये क्या है, ये एक हाइब्रिड सीड है भैया। हाइब्रिड सीड की वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ज़्यादा यील्ड होती है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग, भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है जिसको पूरी तरह से नेचुरल तरीके से किया जाता है, यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री में बने हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, नेचुरल तरीके से जो फार्मिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो भारत में ये फार्मिंग बहुत कम की जाती है क्योंकि इसमें प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए किसान इसको नहीं करते। मगर आप हेल्थ के हिसाब से देखें, आप हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो सीड्स का प्रोडक्शन होता है वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम फैक्ट्री में बने हुए ना तो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं और ना ही पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इन्वायरमेंट को नुकसान ही नहीं पहुंचाती। क्यों नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि भाई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, क्या डू इंडियन फार्मर्स हैव ए ब्लीक फ्यूचर, क्या भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। क्यों भैया अंधकार में क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई साहब पूरी फैमिली बैठी है, ये रंपू काका हैं, इनकी काका की फैमिली है, यहाँ पे देखो ये बच्चे हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सपोज करो किसी ज़माने में इस काका जी की ये पूरी ज़मीन हुआ करती थी, फिर इसकी संतान बढ़ जाती है तो ज़मीन बंटने लग गई, संतान के संतान हो जाएंगी और ज़मीन बटेंगी। तो समस्या क्या आ रही है, आने वाले समय में जो ज़मीन है वो बढ़ती हुई जा रही है, और ज़मीन बंटने की वजह से जो खेती करने वाली ज़मीन है जिस पर हम फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं वो ज़मीन क्या हो रही है, लगातार कम होती जा रही है। इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में किसानों का भविष्य अंधकार में है। क्योंकि बताओ किसान खेती कहाँ करेंगे, क्योंकि इसमें आने वाले समय में घर बनने लग जाएंगे, कहीं पर रोड बनने लग जाएंगे, कहीं पर रेलवे लाइन आ जाएगी, कहीं पर मार्केट बन जाएगा, बताओ भैया कहाँ खेती करें। तो बिल्कुल अंधकार में, इसलिए वी नीड टू कंट्रोल, पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाउ कैन फार्मर्स ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो भैया किसान इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, कैसे किसानों की जो समस्या है उनको दूर किया जा सकता है। तो इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशनल साइमल्टेनियसली। देखो भाई किसानों को इस समस्या से अगर बाहर निकलना है तो पहली बात तो अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करने का मतलब यह है कि आज की डेट में आपने देखा होगा हम सिर्फ सीरियल क्रॉप उगाते हैं, मतलब अनाज वाली क्रॉप्स उगाते हैं। तो भाई हमें अनाज वाली क्रॉप्स को छोड़कर हाई वैल्यू क्रॉप्स भी उगानी पड़ेंगी, उससे हमारी इनकम भी बढ़ेगी और इन्वायरमेंट पर भी कम नुकसान पहुंचेगा। तो भाई हाई वैल्यू क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, तो हाई वैल्यू क्रॉप्स में आती हैं फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब और फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जट्रोपा, जोजोबा, ये हैं आपकी हाई वैल्यू क्रॉप्स जिसमें इरिगेशन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है राइस और शुगर केन की तुलना में, तो कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचता है और किसान को फ़ायदा ज़्यादा होता है, इनकम बढ़ जाती है।
तो ऐसी क्रॉप्स को हम जब उगाएंगे तो किसानों की ये समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। और साथ के साथ में इंडिया का क्लाइमेट डाइवर्स क्लाइमेट है, तो उसका भी हमें मजा लेना चाहिए। आपको पता होगा भारत में 3 प्रकार की क्रॉप उगाई जाती हैं, रबी की क्रॉप, खरीफ की क्रॉप, जायद की क्रॉप। ये सब क्यों मुमकिन हो पा रहा है? क्योंकि हमारा क्लाइमेट कैसा है? डाइवर्स क्लाइमेट है। एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या है? अपने क्रॉपिंग के पैटर्न में चेंज करना ही क्या कहलाता है? चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में अभी ज़्यादातर सीरियल क्रॉप्स को उगाया जा रहा है, इसकी जगह पर हम पल्स उगाने लग जाते हैं या हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाने लग जाते हैं, तो यही होता है चेंज इन पैटर्न। तो हमने क्या कर दिया? पैटर्न चेंज कर दिया, हम सीरियल से हम बाकी क्रॉप्स उगाने लग गए। ठीक है, तो ये करें, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स विल मीन दैट इंडिया विल हैव टू इम्पोर्ट फूड। देखो, आपको पता है भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो हम सीरियल्स की जगह पर हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाने लगे तो सिंपल सी बात है, आने वाले समय में हमें फूड इंपोर्ट करना पड़ेगा। सोचो, हम गेहूं की जगह पर अगर हम फल ही फल उगाने लग जाएं, वेजिटेबल्स उगाने लग जाएं, तो आने वाले समय में यार कहाँ से गेहूँ खरीदेंगे हम बताओ? तो हमें गेहूँ मंगाना पड़ेगा। ड्यूरिंग 1960s दिस वुड हैव बीन सीन ए डिजास्टर। अगर हम यही 1916 में करते, हम अगर क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर देते 1960s में, 1960s का मतलब है 1960 से लेकर 1970 के बीच में अगर हम ऐसा करते, अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करते, तो हो सकता है इसकी वजह से बहुत बड़ी डिजास्टर हो जाती। डिजास्टर का मतलब यार, पहले ही 1960 के टाइम पे तो हमारी हालत ऐसी थी, हम पहले से ही इंपोर्ट कर रहे थे, गेहूं इंपोर्ट करते थे। हमारे पास इतना गेहूं प्रोड्यूस नहीं हो पाता था 1960 के दौरान जो हम अपने देश की भरपाई कर सकें। तभी तो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का पर्पज ही क्या था? यही पर्पज था ताकि हम अपने देश को सेल्फ सफिशिएंट बना सकें इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन। मगर अगर इंडिया अब करता है तो अब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट इफ इंडिया इम्पोर्ट सीरियल्स वाइल एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू कमोडिटीज, इट विल बी फॉलोइंग सक्सेसफुल economies like Italy, Israel, Chile. These countries export farm products, fruits, olives, specialty seeds एंड वाइन एंड इम्पोर्ट सीरियल्स। तो देखो, अगर हम आज की डेट में हम हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाने लग जाते हैं और सीरियल्स को उगाना बंद कर देते हैं, तो हम भी इन सक्सेसफुल इकोनॉमीज को फॉलो करने लग जाएंगे। इटली, इजराइल और चिली, ये देश क्या करते हैं? ये देश सीरियल्स नहीं उगाते, ये देश क्या करते हैं? फ्रूट्स, ऑलिव्स, स्पेशलिटी सीड्स, वाइन, इन सारी क्रॉप्स को करते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाते हैं, और बदले में ये क्या करते हैं? बाकी देशों से सीरियल्स इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं। और तो यही, जैसे मान लो हमने सीरियल उगाने की जगह हाई वैल्यू क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ज्योग्राफी के 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसका एक कंबाइंड वीडियो, मर्ज्ड वीडियो भी मैं आपको लॉन्च कर दूंगा, बहुत जल्दी हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।